चलो इधर देखते हैं। तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें आज केमिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर था फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें बस 1 मार्क्स बोर्ड पूछता है। बहुत खुशनसीब रहता है तो कितना मार्क्स पूछेगा? 2, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन सफिशियंट है। अगर 5 लेक्चर हम पढ़ रहे हैं और हर लेक्चर से 1-1 नंबर मिल रहा है तो 5 नंबर मिल रहा है ना जी। तो ऐसा नहीं समझना एक लेक्चर में 1 ही नंबर तो नहीं पढ़ेंगे, तो हर लेक्चर वैसा ही रहेगा। बहुत तो किसी लेक्चर से 3 नंबर का पूछ लिया जाएगा, उससे ज्यादा कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि उससे ज्यादा पूछ लिया जाए। समझ गए? क्योंकि कोई भी एक चैप्टर का वेटेज कितना होता है? 7 नंबर। बहुत तो 8 नंबर जाता है एक चैप्टर का वेटेज। ठीक है, हम बायोलॉजी के बारे में नहीं बोल रहे, वो किसी किसी टाइम पे ये लाइफ प्रोसेस से नहीं तो रिप्रोडक्शन से 10 नंबर तक पूछ देता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ज्यादा नंबर से नहीं पूछता है। 3 नंबर का सवाल पूछता है उससे, बहुत तो 4 नंबर जाता है, तो उसके वजह से रिप्रोडक्शन नहीं तो उसमें ज्यादा नंबर आ जाता है। समझे? तो आज का जो लेक्चर है ना, उसमें मिनिमम 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, 3 नंबर का सवाल आज आने वाला है, इसी में से पूछता है। ये बीच में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, हर साल पूछता है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन ज्यादा है। ठीक है, घूम फिर करके घुमा घुमा करके उसमें लगा देता है क्वेश्चन। ठीक है, हर साल उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान देंगे। उससे पहले ये जो हम लिखे हुए हैं ना, ये जब बेसिक के लिए, नॉलेज के लिए बस है, इससे बोर्ड का लेना देना नहीं। फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज को। यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ है। फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज और आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है ना सिलेबस में, वो नॉन मेटल का बस एक ही जगह, वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बस उतना ही पढ़ करके छोड़ देना है एसिड बेस सॉल्ट में। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं पढ़ना है। बोले थे ना लेक्चर शुरू होने से पहले कि 70% जो हम लोग को मेटल ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है और नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है। तो अगर पहले के क्लासेस में आप लोगों ने कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा तो ठीक है, सुने हो, और नहीं सुने हो तो लो अभी बता देते हैं। किसी एक बच्चे से पूछते, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? रिमझिम, लवली, रीचा, रिया, क्या नाम है, साक्षी, नहीं, सिट्टू, रिसु, हरिओम, पुष्कर, 16 होगा। यहां पर आके टूटा है ना, 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम लोग KLMN के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, तो वही हिसाब से कितने बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? इस 16 का कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक, हाथ ऊपर जल्दी से करो। बस पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा सकता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, सेल नहीं, ऑर्बिट में 8 और 2 10, कितना? 8 और 2 10 हो। तीसरा में हम लोग केएलएमएन में 8 ही रखेंगे, हम लोग 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर पाते हैं। तो तीसरा में 8 तक ही रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा कितना? 6। तो 8 2 10 और ये क्या हो गया? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी? 6। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी चीज को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में। तो यहां पर नॉन मेटल का ना लास्ट सेल में 5 बचेगा, नहीं तो 6 बचेगा, नहीं तो 7 बचेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। समझ रहे हो बात? चलिए, अब मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, नहीं तो 2 और नहीं तो 3। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है कि एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि कहीं से रिसीव करने वाला होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो मेटल होता है ना, इसके लास्ट सेल में 1 2 नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको चाहिए होता है अपना लास्ट सेल फुल। लास्ट जो ऑर्बिट होता है ना, वो फुल चाहिए होता है। मतलब कि जैसे यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है जी लास्ट में? 6। अगर यहीं पर किसी का ऐसे लिखा रहता 2 8 और 2, या फिर 2 8 और 1, तो लास्ट सेल में इसको 8 चाहिए, लेकिन है कितना? 1। तो 7 को कहीं से लाने में बहुत ज्यादा एनर्जी डिसिपिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगा। तो उससे बढ़िया ये चाहता है कि एक हम किसी को दे दे। ठीक है, ये कल के लेक्चर में ये सब ज्यादा कवर होगा। तो किसी एक को एक इलेक्ट्रॉन जो है कहीं डोनेट कर दे।
ठीक है। और लास्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसी चीज को क्या बोलते थे, मेटल बोलते थे, है ना। और ये डोनेट कर रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या बोलते हैं। लेकिन यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 को डोनेट करने से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इजिली एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन लाने में लगाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला सकेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। अरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव निगेटिव, यहीं फिर आया आयन टाइप इसका। ऑक्साइड टाइप, क्या एसिड बेस में मेटल का ऑक्साइड कैसा होता था बताए हैं। एसिड होता था, बेस होता था, क्या होता था। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, सब भुला जाता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कोरोसिव, तो ये कोरोड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें जंग लगता है कि नहीं लगता है, इसमें जंग लगता है कि नहीं लगता है, इसमें तो जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि हाँ ये कोरोड हो जाता है, जंग लगता है इसमें। जंग गलत शब्द है, जंग गलत शब्द है, कोरोजन इसका होता है। जंग सिर्फ एक मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो है आयरन, ठीक है। और इसमें कोरोजन नहीं होता था, डू नॉट कोरोड लिख देते हैं, ठीक है। आयन टाइप, केटायन कौन, एनायन। केटायन एनायन के बारे में सुने हो, जिसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग केटायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसको एनायन बोलते हैं। केटायन वाला पर ना ऐसे पॉजिटिव चार्ज जैसे कि के प्लस आ जाएगा, जैसे कि ये किसका 2 8 10 1 11 एटॉमिक नंबर किसका है, सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ना तो इसके पास एक बार प्लस आ जाएगा। ऐसे समझो कि जितना रिलीज किया उतना प्लस, असली लॉजिक इसका कुछ और है, ठीक है। लेकिन ऐसे समझो जितना रिलीज कर देता है, जितना छोड़ देता है उतना बार प्लस आ जाता है। तो ये क्या हो गया, केटायन, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा उसको क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं इसका प्रॉपर्टी लिखने के लिए, जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो यहां रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हेलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें एक बार मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। और एक बार नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, प्लस ऑक्सीजन। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या करेगा, बोलो। तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, साथ साथ में बैलेंसिंग भी करते जाएंगे इसका। ऑक्सीजन कितना बार है जी, 2 बार। यहां पर ऑक्सीजन तो इसके पहले 2 लगा देंगे ना, कि यहां लगा देंगे, नहीं ना। अच्छा, कॉपर कितना बार आ गया आप, तो यहां पर 2 लिख देंगे, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, याद रखेंगे, ब्लैक कलर ऑक्साइड, याद रखेगा, ठीक है। ये सब कहां पर काम आता है, एबीसी जहां कर देता है ना, ब्लैक कलर ऑक्साइड फॉर्म। तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड कौन कौन बनाता है ये पहले सोचना होगा, ठीक है। अगर जो 2 या 2 से अधिक लोग बना रहे हैं तो फिर उसके पीछे और एक आध लॉजिक देगा जहां से हम लोग समझ पाए कि हाँ कॉपर ही है वो, ठीक है। यहां मेटल ऑक्साइड आया, मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, कैसा, बेसिक नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये हमको कैसे पता है, तो जब किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो वो जब ये मेटल ऑक्साइड जब बन जाएगा ना तो वहां पर लिटमस पेपर उसके साथ ला करके लगा दें, ठीक है। तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेसिक नेचर का जो होगा वही ना करेगा जी, रेड लिटमस कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस। इसी से हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ब्लू लिटमस में बदल दिया, इसका मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। चलिए सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे,
बोलते करते जा जल्दी जल्दी रिएक्शन इसका, सब अपना कॉपी में, हाथ खुलना चाहिए नहीं तो रिएक्शन ही नहीं लिखा था तुम लोग से। आयरन के साथ ऑक्सीजन लगा देते हैं, कैल्शियम के साथ भी ऑक्सीजन लगा देते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो इसका रिएक्शन, बस ये रिएक्शन पढ़ लेंगे, पहला छोटा सा ही टॉपिक था, उसके बाद फिर नॉन मेटल। चलो यहां देखो, यहां पर कौन है जी, सोडियम, और यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, देखो सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 ई मत समझ लेना, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। अब वैलेंसी याद रखना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। फिर से यहां पर जो 2 है वो वैलेंसी नहीं है, वो दूसरा चीज लिखा हुआ है, अलग से याद रखो। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, और इसको क्रिस क्रॉस मेथड सिखाया जाता है क्लास 9 में, ऐसे कि 2 जो है यहां चला जाएगा और 1 जो है यहां चला जाएगा। Na के पास क्या हो गया, 2, और ऑक्सीजन के पास क्या गया, वो, ठीक है। तो क्या हो गया, Na2O हो गया, ये बन गया। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं लास्टली। चलो यहां आते हैं, आयरन, और यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। आयरन के पास यहां पर वैलेंसी अपना आयरन 2 दिखाएगा, कितना वैलेंसी दिखाएगा, 2। आयरन के पास 2 अलग अलग वैलेंसी है, एक 2 भी है और एक 3 भी है। इस चैप्टर में हम लोग आयरन का तीनों तरह का रिएक्शन देखने वाले हैं, एक 2 वैलेंसी वाला, एक 3 वैलेंसी वाला, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 3 दोनों वैलेंसी दिखा देता है, ठीक है। ये तीनों देखने वाले। एफ यहां पर 2, और ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी कितना होगा, 2। देखो भ्रम टूट गया ना, एफ के पास यहाँ 2 लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, फिर भी यहाँ 2 आया कि नहीं आया। अब बोले थे ना जिसका हमको वैलेंसी याद नहीं रहेगा उसका क्या लगा देंगे, 2, ऐसा बताए थे जी एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर में, याद कहां रहता है तुम लोग को। 2 से 2 यहाँ कैंसिल, अब कुछ बचा क्रॉस करने को, नहीं, तो सीधा यहाँ पे FeO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FeO। याद रखें आयरन वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो बढ़िया क्वेश्चन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उल्टा पुल्टा बच्चा समझता है, कभी Fe को से FeO कर देगा, कभी Fe3O4 भी बना देगा, कभी Fe3O2 भी बना देगा, Fe2O3 भी बना देगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, FeO। अब सुनो यहाँ पे आयरन क्या वैलेंसी दिखा रहा है, 2, और ऑक्सीजन भी 2। यहां देखो आयरन के बारे में ऐसे लिखते हैं, Fe2O, क्या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसी चीज को Fe2O, इससे डरना नहीं है, मतलब Fe जो है ना 2 वैलेंसी वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। यहां पर ऑक्साइड लिखा जाएगा, इसी चीज का पूरा नाम फेरस ऑक्साइड है, क्या है, फेरस ऑक्साइड। जब 2 वैलेंसी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे, ठीक है। यहां पर अब आ जाते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 2 तो फिर पहले कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, CaO। ज्यादा अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने का काम रह गया, बैलेंस हो जाएगा सबसे, कर लेती है बैलेंस। चलो नहीं लिखो, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो यहां पर देख लो, तो पहला जब चैप्टर पढ़ रहा था तो उस टाइम ऐसा एक रिएक्शन आया था, यही से तो आया था रस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर जब दोनों रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या बन जाता है, Fe2O3.XH2O। यहां पर X लगा रहता था, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, रस्ट बोलते थे, क्या बोलते थे, रस्ट। तो जब आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिएक्ट होने के लिए चला है तो फिर आयरन का वैलेंसी 3 होता है। आयरन का वैलेंसी उस टाइम क्या होता है, 3। यहां पर देखो Fe3 ऑक्साइड इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, Fe3 ऑक्साइड। देखो यहाँ पे आयरन का वैलेंसी यहाँ पे दिखाएगा, आयरन के नीचे यहाँ पर इसका वैलेंसी नहीं होता, कंपाउंड में बगल वाला एलिमेंट के पास इसका वैलेंसी होता है। देखो इधर आयरन का वैलेंसी यहाँ है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ है 2, क्रिस क्रॉस मेथड हो जाता है ना, इसका वैलेंसी उसके पास, उसका वैलेंसी इसके पास। तो यहाँ पर क्या आ गया, आयरन 3rd ऑक्साइड, इसी चीज को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और यही होता है रस्ट में, याद रहेगा। ये चैप्टर नंबर 1 में ही ये था पढ़ने का, फिर से बता दी इसीलिए। आयरन और यहां पर वाटर, हेलो, आयरन और वाटर, कुछ देर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा पूरा नहीं जानना है, कुछ देर में आने वाला है ये चीज। आयरन और वाटर जब रिएक्ट करता है तब यहां पर बनता है Fe3O4। क्या बनता है? Fe3O4। Fe3O4 जो बना ना, तो इसमें आयरन का दो दो वैलेंसी दिखाता है, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी, और यहाँ ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत ऊपर लेवल का चीज है, हम लोग को इसके बारे में नहीं जानना है ज्यादा कुछ। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आयरन और अच्छा एक चीज और, आयरन जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा गया है, और वो भी सच नहीं है पूरा। ठीक है, तुमको अगर लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम ही है, तो फिर मिलना कभी रुबिडियम और सीजियम से। ठीक है, 11th में तब पता चलेगा कि और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे। ठीक है, हाँ, तभी बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग। तो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास मेटल्स है। ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम यहां से शुरू होगा। ठीक है, ये सब कहां से आ गया था? 20 तक ना हम लोग को पढ़ना रहता है, और 2-4 गो और एक्स्ट्रा जो गोल्ड और सिल्वर ये सब पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट है। 10वां का तो बच्चा उसको पूरा थोड़ी पढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। ये सबसे तुमको एनर्जी मिलेगा 11th क्लास में। हाँ, जान रहे थे, पहला दिन पता चलेगा, दूसरा दिन कुछ नहीं पता चलेगा। पहला दिन से इंटरेस्ट बस आ जाएगा, दूसरा दिन पढ़ते रहना। हाँ, तो यहाँ पर आयरन जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता। तो आयरन के साथ जब ये वाटर में जब इसको मिलाते हैं ना, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। आयरन जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा रैपिड रिएक्शन भी नहीं दिखाता। समझ गए? ये धीरे धीरे इसका रिएक्शन देखते हो, कितना दिन में जंग लगता है आयरन। अरे ऑक्सीजन और वाटर जब इसके बाद कितना दिन में जंग लगता है इसके ऊपर, लग जाता है कि 2 ही दिन में, 3 ही दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में इसका रिएक्शन दिखा पाता है? ये नहीं दिखा पाता। ये धीरे धीरे अपना रिएक्शन दिखा पाता है। ठीक है, तो जितना भी मेटल ऑक्साइड है वो पानी में बेस नहीं बनाता। जितना भी मेटल ऑक्साइड है वो पानी में बेस नहीं बनाता। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि इसका बहुत मेटल जो है ना, उसका ऑक्साइड रिएक्ट ही नहीं करता पानी में। अभी बताए ना कि मेटल जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक, मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेस नहीं बना पाएगा पानी में जाने के बाद, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इसका रीजन यहाँ पे दे रहे हैं कि ये बेस क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल कौन है जी? सोडियम। ये जब वाटर में जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये रिएक्शन करवा देगा, NaOH बना देगा। देखो यहाँ पे इसीलिए जगह खाली छोड़े हुए हैं, Na2O, और यहां पर कौन आया? H2O। यहां से क्या बना देगा? NaOH। क्या बना देगा? NaOH। ये बेस है कि नहीं है? पढ़े थे, जिसमें OH लगा हुआ रहता है, 10वां में तो इतने पढ़ना है, जिसमें OH लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, अब यहां आते हैं, Fe, और यहां FeO के साथ H2O लगा देंगे, तो ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं है, कैसे रिएक्ट करेगा? रिएक्ट हो पाएगा? आयरन जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं। यहां पर लिख देंगे नो रिएक्शन। तो बेस बना पाया ये? नहीं। कुछ वाटर सॉल्युबल जो मेटल्स होंगे वो बेस बनाएंगे, और जो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है, वो ये वाटर सॉल्युबल मेटल्स नहीं है, वो बेस नहीं बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? ऊपर जैसे कि यहां पर तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है, पोटेशियम, सोडियम, पब्लिक सर्विस कमीशन में आज जाना इतना टफ लगता है कि ये सब, तो इसमें तो ऊपर का जो भी है वाटर सॉल्युबल तो साफ साफ है। ठीक है, एल्युमिनियम Al2LOH का होल 3, हाँ ये सब बना लेता है। यहां तक तो वाटर सॉल्युबल है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इधर तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब सुनो, नॉर्मल वाटर में सबको डालते ना तो सब रिएक्शन नहीं करता। ये कुछ देर में अब आएगा वाटर के साथ रिएक्शन। अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर बस दिखा दिए कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले को ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर के साथ जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया। सोडियम और पोटेशियम, समझ गए? ये किसी भी तरह का पानी दो, ठंडा पानी दो, गर्म पानी दो, किसी भी पानी में रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीनों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी में रिएक्ट करता है। कैसा पानी में? गर्म पानी में। और इससे भी ज्यादा गर्म होता है स्टीम, पढ़े हैं? तो स्टीम में रिएक्ट करने वाला इधर रहेगा, जिंक, आयरन, लीड, ये सब। जिंक, आयरन, लीड, हाँ। अब हाइड्रो इधर बहुत सारा नीचे में और भी तो यहाँ पर मेटल था,
ये सब किसी भी तरह का पानी दे दो, स्टीम दे दो या गर्म पानी या ठंडा पानी, वो रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, समझ रहे हो? ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जो होगा वही ना रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है, और वो भी ठंडा पानी में कौन रिएक्ट कर पाएगा? ठंडा पानी में तो यही सब रिएक्ट कर पाएगा, ऊपर का जो 2 या 3 मेटल आएगा, ठीक है। बैरियम, बैरियम भी एक छुपा हुआ रहता है, बैरियम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बार बार भूल जाते हैं। पब्लिक सर्विस बोरिंग कमीशन, BA से हो गया बैरियम, यहाँ पर तीसरा नंबर में बैरियम रहता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो बीच में जो लिखे हैं। चलो इधर देखो, अच्छा हाँ, पिछला में एक दो पॉइंट छूट गया। सोडियम जो है वो पानी में आसानी से ये फायर कैच कर लेता है। वो कैसे होता है? तो जब सोडियम को ऑक्सीजन से या फिर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब तुम सोडियम को ना वाटर में डालोगे तो बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। और वो इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वो हाइड्रोजन गैस फिर फायर पकड़ता है। डायरेक्टली फायर नहीं आएगा, जैसे ही ऑक्सीजन डाले वैसे ही फायर नहीं आ जाता है, ठीक है। और जैसे हम ये सोडियम को पानी में डाले, ठीक है, तो पहले वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होते होते और वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक, मतलब इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस वहां से आग पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे यही चीज होता है तुम्हारा एरोप्लेन वगैरह के क्रैश में, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल जैसा फ्यूल रहता है ना जी, ठीक है। तो वो जैसे ही गर्म होता है तो हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो फायर पकड़ लेता है, समझ गए? वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो ये सब जैसे ही पानी में जाता है, ठीक है, तो ये पहले क्या लिबरेट करेगा? बहुत ही ज्यादा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एंड इट कैचेस फायर इजिली, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। चलो अगला, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा जी? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर क्या लिख दें? नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। हाँ, यहां पर फिर से आ गया बात, जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा सारा एसिडिक नहीं होगा, कुछ कुछ न्यूट्रल भी होता है, हम लोग को पढ़ना नहीं है। एगो एग्जांपल दे देंगे न्यूट्रल वाला भी, ठीक है। तुम लोग जीता जाता एग्जांपल देखता है, सबको पता है कि न्यूट्रल चीज है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है? एसिडिक नेचर में रहता है, ठीक है। एसिडिक नेचर, इसका क्या मतलब है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। हाँ, पहले हम ब्लू लिख दिए तब, बोल दिए तब ना, ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड। समझ गए? ब्लू कलर का लिटमस किसमें? रेड में। ऐसे भी एसिड क्या खतरा का साइन रहता है एसिड से, तो एसिड किसमें बदलेगा? रेड में ही बदलेगा, समझ गए? चलिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये क्या बना देगा? अरे बोलो, हाँ कुछ नहीं बोलता। कार्बोनिक एसिड क्या बनाएगा? तो क्या समझ में आया कि जो कार्बन, जो भी नॉन मेटल होता है वो ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा करके कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका होता है कि उसके साथ जब पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? फिर एसिड में। इसीलिए बोलते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड ये नॉन मेटल का ऑक्साइड किस चीज को बनाने में मदद करता है? एसिड को बनाने में मदद करता है। यहां पर आते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बनेगा जी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में डालते हैं तो बोलो बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। वाह, H2SO4 भी बन सकता है, नहीं तो फिर H2SO3 भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर के साथ SO2 को रिएक्ट करवाया गया है, उस हिसाब से H2SO4 या फिर H2SO3 बनेगा। कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एसिड ही बनेगा, ठीक है, ये बने या फिर ये बने, क्या रहेगा? एसिड। इसी चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड। तुम लोगों को फॉर्मूला भूल गया होगा, कार्बोनिक एसिड, और यहां से सल्फ्यूरिक एसिड। चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो कि न्यूट्रल होता होगा, हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन जानता है और ऑक्सीजन भी जानता होगा, क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या है ये? एसिड है तो बेस है,
तो क्यों, यहाँ तो लिखा हुआ है नॉन मेटल का ऑक्सीजन नॉन मेटल ये बेस होता है। अच्छा तो एसिड है, क्यों, तो क्या है ये, न्यूट्रल है। चलिए लिख लीजिए। तो यहां पर हो गया एक छोटा सा टॉपिक जो था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो खत्म। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम लोग क्या क्या देखे जी, मेटल का ऑक्साइड के साथ देखे और नॉन मेटल का ऑक्साइड के साथ। इसमें एक ही एक्सेप्शन हम लोग पढ़े, हेलो, इसमें एक ही एक्सेप्शन हम लोग पढ़े, वो आयरन का, कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सॉरी, आयरन को ऑक्सीजन रिएक्ट तो करता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो रिएक्ट नहीं करता। तो उस रिएक्शन के पास ऐसे स्टार मार्क रखेंगे लाल कलर का पेन से, है कि नहीं है, ताकि जब भी रिवाइज करे, देखो जो नॉर्मल, हेलो हेलो, जो नॉर्मली तो फॉर्मूला है ना एक तरह से जी, तो फॉर्मूला मतलब सब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सेटिस्फाई कौन नहीं कर रहा उस फॉर्मूला पे, बस उसको याद रखेंगे, पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है ऐसे करके, समझे। चलो अच्छा, तो जो तुम लोग 10th क्लास का पहला या दूसरा दिन जो कंफ्यूज हो रहा था केमिस्ट्री में कि सर ऐसा ऐसा रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, अब तुमको लग रहा है कि उतना भी टफ नहीं था। बोले थे ना कि धीरे 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 करके वो समझ में आ जाएगा। जैसे 9th में थ्योरम आ जाता है पहला पहला बार, ये वाला लाइन नहीं मिटाएं, यहां तक बोलो, यहां तक मिटा दीजिए। देखो ये को लाइनें लिखते हैं, पहले इधर उधर देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में सुने हो कभी? हम ही सुनाए हैं। हाँ, एक दो जगह और पढ़ रहे हैं तो वहां भी सुनेंगे, हाँ, लेकिन हम भी सुनाए हैं। कौन सा, एसिड बेस वाला में ही, एसिड बेस वाला में ही सुना दिए थे। हाँ, एम्फो तुम्हारा था एसिड बेस के टाइम पे। चलो एम्फोटेरिक, एम्फीबियंस के बारे में, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, हाँ। एम्फोटेरिक मतलब ये शब्द पहले आया कहां से, पहले ऐसे समझते हैं। एम्फीबियन जानता है, एम्फीबियन, एम्फीबियंस जो पानी में भी और जल में भी पानी में भी और जमीन पे भी, वैसा उन सब जीवों को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीबियंस। एम्फी जो होता है ना, एम्फी जहां भी लगा हुआ है उसका मतलब है दो जगह का जिंदगी जिएगा, ये समझ गए। हाँ, तो यहां से याद रखना है, एम्फीबियंस दो जगह का जिंदगी जीता है, वैसा ही एम्फोटेरिक भी आया यहीं से, एम्फी से, ठीक है। तो यहां भी ये दो तरह का जिंदगी जिएगा, ठीक है। और कौन कौन सा जिंदगी है इसका, एसिड का नहीं तो बेस का, ठीक है। अब उसी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं इसके बारे में, दोहरी जिंदगी, क्या बोलते हैं इसको, पूरा, ठीक है। ये अपने टाइम का गोविंदा है। गोविंदा का मूवी तुम लोग नहीं देखता होगा, बचपन में देखते थे ना। वो कौन ऐसा मूवी, बहुत सारा उसका मूवी रहता था, उसका दो गर्लफ्रेंड दो वाइफ ऐसा वाला बहुत सारा रहता है, फुल लेस लिया है वो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, हम लोग को 10th क्लास में यही दो ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। होता और भी ऑक्साइड है जो बेसिक और एसिडिक होता है। हर बार देख रहे हो हम लोग के ऊपर बैरियर लगा हुआ है कि नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो तरह का ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब जो एसिड के बगल में जाएगा तो अपने आप को बेस बताएगा, और जो बेस के बगल में जाएगा अपने आप को एसिड बताएगा, ठीक है, समझ गए। मतलब कि ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड एल्युमिनियम आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ए टाइप ऑफ ऑक्साइड विच शोज डुअल कैरेक्टर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, या विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। लिख लोगे, ये क्वेश्चन तो दे देंगे हम, क्वेश्चन में हम बना करके उसमें दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर कैसे हमको बता, सर हम नहीं विश्वास करते, आप ही जाइए। तो चल भाई ले, एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड के साथ पहले HCl का रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करवा देते हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन बेस के साथ, Al2O3
प्लस NaOH। चलो जल्दी सब लोग रिएक्शन करके दिखाओ। याद है थोड़ा बहुत, ये सब रिएक्शन करवाए थे एसिड बेस में। अरे बहुत सारा रिएक्शन करवा दिए एसिड बेस में। अब कुछ कुछ इसके वजह से इबला लेक्चर खत्म होने के बाद, खत्म होते होते वो दो चीज हम बोल देंगे एगो लेक्चर देखने के लिए। चलो यहां देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर होता है एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में? रिएक्टिविटी सीरीज याद है? चलो लिख ही देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, कैल्शियम। पब्लिक सर्विस कमीशन में आज जाना इतना टफ लगता है कि मैं समझ गया प्लेटिनम। ठीक है, यही है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में चेक करेंगे हम लोग दोनों में कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्यादा ऊपर है कि एल्युमिनियम? एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम इसके पास जाएगा, एल्युमिनियम एसिड के पास जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन को बोलेगा, पता है हम उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे ज्यादा पैसा वाला है, तो क्लोरीन बोलेगी चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेचारा अब घूमेगा इधर उधर, तो एल्युमिनियम के साथ कौन आ गया जी? क्लोरीन। अब यहां से सर पता नहीं चलता किसके पास 2 जाएगा किसके पास 3 जाएगा, है कि नहीं है? तो एल्युमिनियम यहां लिख दिया और क्लोरीन यहां लिख दिया। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3, और क्लोरीन का वैलेंसी 1। एल्युमिनियम के पास 1 और क्लोरीन के पास 3, क्या हो गया? AlCl3 हो गया। बस जब नहीं पता चले तो ऐसे कर लेते हैं, वैलेंसी याद रहेगा तो हो जाएगा सही। अब क्या बचा जी? तो हाइड्रोजन बचा सर और ऑक्सीजन बचा, तो यहां पर प्लस H2O। ठीक है, अच्छा ये AlCl3 लगता है सॉल्ट। अच्छा, मेटल के साथ नॉन मेटल जब आता है तो उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ये सॉल्ट है। और ये क्या है? वाटर। अच्छा, साल्ट प्लस वाटर कब बनाता था जी? जब एसिड और बेस मिलता था। साल्ट प्लस वाटर कब बनता था? एसिड प्लस बेस मिलेगा तब। यहां पर ये एसिड है, हम लोग जानते हैं। अगर ये एसिड है तो ये पक्का बेस होगा। बोलो चलो, इस यहां पर तो ये अपने आप को बेस बता रहा है। ठीक है, अब यहां आते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। ठीक है, अब फिर से Na, इस बार जानते हो कौन है? Na जाएगा इसके पास, यहां ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन है? Na। सोडियम जो है इसके पास जाएगा। अब बोलेगा मालूम है ऑक्सीजन को। ठीक है, मेटल जो है मेटल के पास नहीं जाएगा, मेटल अपना अपोजिट टाइप वाला के साथ जाएगा, के पास जाएगा और बताएगा उसको अपने बारे में। सोडियम बताएगा हमारे से ज्यादा मिरेखी को है, ये उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या ये ऑक्सीजन जो है ये नहीं छोड़ देगी एल्युमिनियम को? बस, तो सोडियम के साथ पास कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसा होगा इसमें। और हाँ हाँ कर रहा है। अरे बेस में ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। जो बोले थे हम लोग को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसके बारे में, जो रिएक्शन बोलते हैं वो ध्यान में रख लो। तो यस सर कोई कॉन्सेप्ट में। चलो, सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम यहां दे देते हैं और यहां क्या आ जाएगा? AlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया। और प्लस बचा कौन जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, यहां पर वाटर बना दिए। ठीक है, अब देखो यहां पे सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट को ही सॉल्ट ही है। सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या है? सॉल्ट। और यहां क्या बन रहा है जी? वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है? जब एसिड प्लस बेस होता है। तो जब OH लगा हुआ है तो पूरा दुनिया जान रहा है OH है तो बेस है कि नहीं? कुत्ता से पूछेगा OH लगा हुआ है क्या है, तो बोलेगा बेस। समझे? हाँ, तो बेस के साथ कौन ही आया होगा? ये वाटर और न्यूट्रल, ये सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए एसिड ही आया होगा। तो इस टाइम पे इस बार कौन हो गया? एसिड हो गया। अब बोलो, एक बार ये बेस बन रहा है, एक बार एसिड बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि Al2O3 कभी एसिड भी बनेगा और कभी बेस भी बनेगा। मतलब इसके पास डुअल कैरेक्टर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिंक भी है, उसका भी रिएक्शन ऐसे करवा सकते हैं। किसका जी? यहां पर देख करके बोल रहा है, मत ये सब बोलो, ये सब हाँ वो वैलेंसी घटा रहा है इसका। नहीं वैसा कुछ नहीं। चलो जल्दी से लिख लो उसको।
हाँ, सोडियम को जानते हैं हम लोग ऐसे खुला में नहीं रख सकते, या फिर पोटेशियम को खुले में नहीं रख सकते, इसको इस सब को रखते हैं हम लोग ये किस में रखते हैं, या तो इस सब को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है जिसके अंदर इंटर नहीं कर पाए एयर, ठीक है, नहीं तो फिर इन सब को रखा जाता है केरोसिन में। अब क्या सिर्फ और सिर्फ केरोसिन में रखा जा सकता है? किसी भी तरह का तेल में वैसा तेल जो अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं इंटर करने दे। पेट्रोल में, ये जो सरसों का तेल हमारा घर में होता है उसमें रख सकते हैं, लेकिन केरोसिन ही क्यों बोला जाता है हर जगह पे? क्योंकि केरोसिन जो है ना वो उसको चिपचिपा नहीं बनाएगा, केरोसिन जो है वो चिपचिपा नहीं बनाएगा। और पेट्रोल में नहीं रखते क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। पेट्रोल जो है ना रिएक्टिव ज्यादा होता है, नहीं तो फिर पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा भी जगह अगर जो रह गया ना खुला, ठीक है, तो वो उड़ जाता है। पेट्रोल ज्यादा ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, वोलेटाइल ज्यादा है, ठीक है, केरोसिन उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं, ठीक है। सरसों का तेल में भी रख सकते हैं, लेकिन जब उसको निकालेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो, अरे सरसों का तेल बाल में लगाते, बाल भी चिपचिपा होता है कि नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम लोग सरसों का तेल में नहीं डालते, ठीक है, केरोसिन में डालते। और तो और कोई कोई कंपनी ऐसा भी है जो पैराफिन वैक्स में लपेट के रखता है, उसके ऊपर एक वैक्स लगाता है, उस वैक्स का नाम है पैराफिन वैक्स। किसके ऊपर? सोडियम के ऊपर, ठीक है, ताकि हम सोडियम को बाहर निकाल करके आसानी से उसको कट कर सके, ठीक है। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना कि पैराफिन वैक्स वगैरह लगा उसको ऊपर से कट किया ना तो अंदर में बहुत चमकीला होता है, वो सिल्वरी टाइप का रहता है, वो चमकीला रहेगा। और जैसे ही कटा, जैसे ही वो कटा तो तुरंत उसका रिएक्टिव देखने, हम रात में एक वीडियो देख रहे थे, उसमें इतना जल्दी एक भेजेंगे तुम लोगों को वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, जैसे ही कटा ना वो उसके बाद फिर वहां पर उसका कलर चेंज होना शुरू भी हो गया, मतलब कि 10 सेकंड में कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया। सोचो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा था वो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर से आ जाएगा कि केरोसिन में क्यों रखते हैं, तो ये नहीं बोलना है कि केरोसिन चिपचिपा नहीं होता है। सर चिपचिपा का इंग्लिश क्या होता है, ये सब रीजन नहीं देंगे उस टाइम। क्या रीजन देंगे? बस केरोसिन में रखते हैं इसलिए क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इसमें ये सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ भी ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो जब यहाँ पर उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, मतलब केरोसिन जो है वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है। केरोसिन कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सोडियम, सो सोडियम कैन नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। हो गया, ठीक है। इसका बाकी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उड़ जाएगा ना, जितना जल्दी, इसीलिए पेट्रोल इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। पेट्रोल भी इस्तेमाल कर तो सकते हैं लेकिन इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो ज्यादा जल्दी उड़ता है, ठीक है। केरोसिन से भी ज्यादा वोलेटाइल है वो, ठीक है। इसीलिए तो बता दिए कि उसको हम लोग ये सरसों का तेल में भी रख सकते हैं, पैराफिन वैक्स में भी रख सकते हैं लपेट करके, मतलब पैराफिन वैक्स उसके ऊपर लगा देंगे, जैसे वेस्लिन वगैरह हम लोग लगाते हो ना, वैसे ही पैराफिन वैक्स लगा सकते हैं उसके ऊपर। यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर है तुम्हारा नंबर 2। अभी तक नंबर 1 ही पढ़ रहे थे, क्या था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और ऑक्सीजन के साथ मेटल का एक बार रिएक्शन देख लिए, और ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन देख लिए। अब आ गया टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन। ज्यादा नहीं तो यही है, खत्म। हाँ, 2 गो जो है एसिड बेस में पढ़ा चुके हैं, तो टोटल 4 था। तो वो दोनों तो ऐसा समझो कि तुम लोग लपेट गए हो पूरा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको आता है ना, एक वो था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आता है, ठीक है, एक वो था, और एक और था वो भी आता है तुम लोगों को, ठीक है, वो दोनों बता चुके हैं। एसिड के साथ रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन बताए हुए थे, याद है कि नहीं है? वो भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही होता है, बस उसमें एगो नाइट्रिक एसिड वाला एक्सेप्शन था, तो भी वहीं पर हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। लगे हाथ की नहीं। अगला मेटल प्लस वाटर, ये रिएक्ट होकर के क्या देता है? तो ये देखो रिएक्ट होकर के ना पहले बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है जी? मेटल ऑक्साइड। और अभी भी वाटर बचा हुआ रहता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड में। क्या कन्वर्ट हो जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड में। ये मेटल, जैसे एक मेटल ये सोडियम का ही, ठीक है, सोडियम को किस में डाल दिए? वाटर में। तो पहले सोडियम जो है ना वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और अभी भी उसमें पानी है,
वो सोडियम ऑक्साइड अभी और पानी से रिएक्ट होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, कैल्शियम को डाले किसमें, वाटर में, तो पहले वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाए, और वो कैल्शियम ऑक्साइड अभी और वाटर उसके पास है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो गया। ठीक है, क्या, हाँ सब नहीं होगा, कुछ कोल्ड वाटर में होगा, कुछ हॉट वाटर में होगा, और कुछ स्टीम में होगा, और कुछ होगा किसी का रिएक्शन ही नीचे में जो है नहीं सब लिखा हुआ, इस सब का रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि इसको यहां से यहां तक बोलते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और इधर बोलते हैं मिडिल ये रिएक्टिव मेटल, और इसको बोलते हैं इधर जो हाइड्रोजन से नीचे रहता है उसको हम लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी यहां पर लिख लो। सोडियम को जब वाटर देंगे तो क्या होगा, पहला नंबर एग्जांपल, दूसरा नंबर एग्जांपल, कैल्शियम को वाटर देंगे तो क्या होगा, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, चलो यहां देखते हैं। सोडियम को वाटर के साथ सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो सबसे पहले क्या बनेगा जी, सोडियम ऑक्साइड, तो Na2 हो गया, सोडियम ऑक्साइड ही ना बनेगा, बना लिए, इतना बनाए थे सब लोग। और सोडियम ऑक्साइड अभी भी इसमें पानी बचा हुआ है कि नहीं है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और फिर क्या बना देगा, NaOH बना देगा। क्या बना देगा, NaOH, और कुछ बनता है NaOH, और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होता ही रहेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन, अच्छा देखते हैं अभी। कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और भी वाटर रिएक्ट करते जाएगा, और क्या बन जाएगा लास्टली, CaOH। देखो Ca का वैलेंसी होता है 2 और OH का वैलेंसी होता है 1, तो 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर, यहाँ एक से अधिक मेटल है ना, एक से अधिक क्या बोलते हैं एटम है। ठीक है, इसीलिए वहां ब्रैकेट लगा देंगे, CaOH का होल 2 ऐसे। ठीक है, इधर देखो, Mg और H2O क्या हो गया, मैग्नीशियम और प्लस H2O क्या बन जाएगा, MgO, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्सीजन भी 2, तो MgO, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना देगा, MgOH का। यहां तक सही है, चलिए छाप दीजिए एकदम, छापने में कोई कमी नहीं। हाँ हाँ लीजिए, ठीक तो है। अच्छा यहां पर एक चीज और लिख लेना जी, प्लस H2 गैस लिबरेट होगा, यहां पर क्या होगा, H2 गैस लिबरेट, क्या होगा, H2 गैस लिबरेट, H2 गैस लिबरेट होगा। तो यहां जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उस सब का रिएक्शन देख लिए, हेलो, जो रिएक्टिव मेटल्स था उस सब का रिएक्शन देख लिए यहां। ठीक है, जो मिडिल रिएक्टिव मेटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, स्टीम, मतलब भाप के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, और ये लास्ट में जो है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वाटर वो कोल्ड रहे, हॉट रहे या स्टीम रहे, किसी भी तरह का वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो अब रिएक्शन दे देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड do not react with hot or cold water. It reacts only with a steam. steam मतलब गैसियस फॉर्म में, वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा, वही बस रिएक्ट होगा। ठीक है, यहां पर देखो एल्युमिनियम है,
और प्लस वाटर, लेकिन वाटर कैसे लिखा रहेगा, गैस ऐसे करके, गैस लिखा मतलब स्टीम है, गैस लिखा है, वाटर मतलब स्टीम है, ठीक है। और ये बन जाएगा क्या, सबसे पहले तो इसका ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और Al2O3 अभी भी पानी इसमें बचा हुआ होगा, तो Al2O3 जो है और भी स्टीम जो होगा उसके साथ रिएक्ट कर करके क्या बना देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al और OH, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और ऑक्साइड का 1, ठीक है, ये 1 इधर 3, क्या बन जाएगा AlOH का होल 3, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। यहाँ अब एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम लोग जिंक पे देख लेते हैं, जिंक प्लस वाटर क्या देगा। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं आयरन के साथ, आयरन प्लस वाटर क्या देगा। चलिए ये वाला रिएक्शन लिखवा दिए थे इधर, यहाँ पे जो डब्बा बना के लिखवाए थे कुछ देर पहले, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से दे दिए हैं, लिखो, यहीं पर पढ़ना था, इसीलिए पहले ही बोले थे ना 10 मिनट 15 मिनट बाद आएगा वो। यहाँ जिंक से क्या बना देगा जी, वाटर का स्टीम, जिंक ऑक्साइड, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, हेलो, और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, 2 से 2 कट गया, जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ जिंक ऑक्साइड जो है वो किसके साथ, अभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या बना देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड और प्लस H2, ये आयरन प्लस हाइड्रोजन वाटर। तो आयरन जो है वाटर के साथ पहले रिएक्ट नहीं करता, ये पहला रिएक्शन उस टाइम दिखा रहे थे, आयरन रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। लेकिन अगर स्टीम दिया जाए, इसको क्या दे दिया जाए, स्टीम, गैसियस फॉर्म में अगर वाटर दिया जाए तो ये रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन कैसा रिएक्शन दिखाता है, तो Fe3O4, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरा हम लोग पढ़े हैं, ये पूरा, ये भर बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है, हाँ, ये फेवरेट टॉपिक में आता है। जो सेकंड नंबर ये हम पूरा पढ़े ना मेटल का, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड, तो देखो कभी हॉट वाटर, कभी कोल्ड वाटर, कभी स्टीम, ऐसा करके आ जाता है इसमें, इसीलिए फेवरेट टॉपिक बन जाता है बोर्ड का, समझ गए। आयरन प्लस वाटर क्या बना दिया, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बहुत कम रिलीज होगा इधर हाइड्रोजन गैस, स्टीम लग गया तो, ठीक है। यहां पर Fe3O4 जो है सिर्फ ऐसे नहीं लिखा रहेगा, एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे लिखा रहेगा, Fe2,3 ऑक्साइड, या Fe की जगह आयरन लिख देगा, आयरन 2,3 ऑक्साइड। जब भी Fe3O4 आएगा, मतलब इसका कहने का मतलब है ना कि इसका 2 वैलेंसी और इसका तीसरा वैलेंसी दोनों इस्तेमाल हुआ है, दूसरा वाला वैलेंसी भी और तीसरा वाला दोनों इस्तेमाल हुआ है, 2 और 3, समझ गए यहाँ पे। चलिए हाँ, इसके बाद 2 रिएक्शन और है, लेकिन उसको हम चुटकी में उड़ा देंगे, क्योंकि वो रिएक्शन का आप लोगों को हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, लिंक भेज देंगे उसका, वो देख लेना। वो क्या है, तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, मेटल के साथ किसका रिएक्शन, एसिड का, ठीक है। तो ये क्या बना देता था, साल्ट बना देता था, और क्या बनाता था, वाटर, साल्ट प्लस वाटर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, नाइट्रिक एसिड जब आ जाता था तो ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, और जब नाइट्रिक एसिड आता था तो साल्ट प्लस H2O बना देता था, याद है जी। नाइट्रिक एसिड क्या कर देता था, मेटल के साथ आ करके, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ आकर क्या कर देता था, इसको साल्ट प्लस वाटर। तो क्यों ऐसा होता था, तो इसका रीजन ही बताए थे कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन गैस तो बनने ही वाला होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड पकड़ के होता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग है, तुमको ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन इसको चिपका देता था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, वाटर बना दिया, याद आ गया। चलिए इसका भी 2 एक्सेप्शन था, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या था, इसका कम था कि ज्यादा था, क्योंकि ये ऊपर ही रह जाता है, ये नीचे आ ही नहीं पाता था, ठीक है, डेंसिटी इसका कम होगा, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा मतलब तो नीचे चला जाता, डेंसिटी इसका कम होता है, किसका, मैग्नीशियम और मैग्नीज का, ठीक है, जिसके वजह से वो नीचे आ ही नहीं पाता, ऊपर ही रह जाता था, ऊपर ही रह गया तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाया, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, नीचे आता ना, वो भारी होता तो नीचे आता तो हाइड्रोजन गैस के साथ अपना नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन उसको दे देता, ठीक है, फिर से वो H2O बना देता। लेकिन मैग्नीज, तो इसका ये वाला लिखो, ये वाला एक्सेप्शन है, ये वाला क्या है, एक्सेप्शन। लेकिन क्या एक्सेप्शन का रीजन दिया गया है, तो जो तुम समझने लायक रीजन होगा वो दे देंगे, ठीक है।
एक्सेप्शन है, लेकिन इस एक्सेप्शन का भी एक और एक्सेप्शन था, है ना, वो क्या था, मेटल में मैग्नीज, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मेटल में भी ये दोनों, ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस से लिबरेट करता है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दिए, उसका भी रीजन दिए हैं, क्यों, डेंसिटी इसका कम है, लो डेंसिटी जिसके कारण नीचे नहीं जा पाता, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा नंबर क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पहला चैप्टर में देखे हो, ठीक है, चौथा नंबर था, दूसरा हुआ जी, तीसरा, ये चौथा लिख दिए हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये प्रिपेयर करके आओगे, ई वाला चीज तुम्हारा नोट्स में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसका वीडियो हम भेज देंगे। तो एसिड, एक ही वीडियो में एसिड का भी दिखा रहे होंगे, बेस का भी, तो तुमको बेस का नहीं लिखना है, सिर्फ एसिड वाला पार्ट लिख लेना, ऐसे 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 किया होगा डिवाइड, इधर एसिड का और इधर बेस का, तो तुम खाली एसिड वाला लिख लेना, ठीक है। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खुद से 4 गो लिख के लाना है, 4 गो डिस्प्लेसमेंट पहला चैप्टर से खुद से लिख करके लाना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा जब आयरन के पास ये रस्ट लगता है तो आयरन बर्बाद हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम के ऊपर ये ऑक्साइड का जब लेयर आता है, वाटर जब पड़ता है तो वो बर्बाद नहीं होता, ऐसा क्यों? कुछ देर बता रहे थे ना पहले कि जब भी रस्ट, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और वाटर का जब आता है एक्शन, तो वो क्या होता है, रस्ट बन जाता है, और धीरे धीरे वो रस्ट बन करके और निकलते रह जाता है ना, पपड़ी बन करके। पहले आयरन इतना मोटा था, धीरे धीरे पतला हो गया, इसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिटेरियोरेशन। जब भी रस्टिंग का क्वेश्चन है, ये वाला वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। डिटेरियोरेशन वर्ड मीनिंग नहीं याद है, DETERIORATION, डिटेरियोरेशन, या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसी चीज को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एल्युमिनियम के पास जब ऑक्साइड का लेयर चढ़ता है, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन और वाटर जब चढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बनता है ना, तो वो बर्तन जो है ना एल्युमिनियम का, या एल्युमिनियम का जो भी ऑब्जेक्ट है, उसी के साथ और ज्यादा बॉन्ड बना देता है, चिपक जाता है, ठीक है, नेचर होता है, नहीं मालूम, ठीक है। इसका क्या है नेचर, उसका वो क्या है कि उसके साथ और चिपक करके और उसका बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो छूटता नहीं, ठीक है, और बर्बाद नहीं होता। इसीलिए एल्युमिनियम का बर्तन 100 साल चल जाता है, 1.5 साल चलता है, ठीक है, फूट ना जाए, वो घिस करके फूट सकता है, ठीक है, घिस करके फूट सकता है, लेकिन वो कोरोड नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए।